सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 19 टैक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन के बारे में हम लोग पहले भी एक वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि सरकार किस तरीके से अपना रेवेन्यू क्या करती है, कलेक्ट करती है, फिर किस तरीके से अपना एक्सपेंसेस जो है वो क्या करती है, डिक्लेयर जो है करती है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट लेकर आती है। और बजट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक साल में गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम होने वाली है और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, इसका जो लिखा जोखा जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। जैसे आप लोगों के घरों में भी देखो एस्टिमेशन बनता होगा कि महीने की सैलरी इतनी आएगी, उसमें से इतना पैसा हम लोग बच्चे के ट्यूशन पे खर्च करेंगे, इतना पैसा जो है हम लोग नया पंखा खरीदने में खर्च करेंगे, इस सैलरी का इतना हिस्सा हम लोग मेडिकल में खर्च करेंगे। तो इस तरीके से जैसे आपके घर में पैसा आता है तो आप उसको क्या करते हो, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करते हो अलग अलग फील्ड के लिए। उसी तरीके से सब सरकार के पास पैसा आती है तो सरकार भी इसको क्या करती है, अलग अलग फील्ड में खर्च करने के लिए जो है क्या करती है, यूज जो है करती है। तो हम लोग अभी एक एग्जांपल देखने वाले हैं, कौन सा, प्रपोज्ड प्रोविजन ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट इन द विधानसभा। जो छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है इसने 2016-17 में कुछ बजट प्रेजेंट किए थे, उस बजट को अभी हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। तो आपको एक ओवरव्यू आइडिया होगा कि हाँ, इस तरीके से बजट जो है क्या होता है, प्रेजेंट जो है होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2016-17 इज 70,000 करोड़ रुपए। सरकार ने क्या किया, 2016-17 के उन्होंने बोला कि हम लोग 70,000 करोड़ रुपए क्या करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, विच इज 6% मोर देन 2015-16, जो कि 2015-16 के खर्च से क्या है, 6% क्या है, ज्यादा खर्च करने वाले हैं। मतलब 2015-16 में कम खर्चा हुआ था, अब सरकार इस साल 6% एक्स्ट्रा खर्चा जो है करने वाली है। सेकेंड है, total revenue collected during the 2016-17 is estimated to be 62,000 crore, which is 5% more than the 2015 and 16। सरकार ने पहले तो ये बताया कि हम लोग 70,000 करोड़ रुपए क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 70,000 करोड़ रुपए। और सरकार ये एस्टिमेट कर रही है कि उसकी जो रेवेन्यू होगी इस साल, वो रेवेन्यू कितनी होगी, 62,000 रेवेन्यू जो है होगी। तो ये देखो, ये दोनों एस्टिमेटेड होते हैं, जरूरी नहीं है कि 70,000 खर्च हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं कि रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 62,000 आएगी, इससे कम भी रेवेन्यू हो सकता है, ज्यादा भी रेवेन्यू हो सकता है। जैसे आज के डेट में सरकार, मान लो हम लोग इस डेटा को हम लोग मान लेते हैं 2020-21 के लिए था करके, लेकिन देखो 2020-21 में क्या हुआ, 6-7 महीने लॉकडाउन हुआ, जिसके कारण से सरकार को कोई इनकम नहीं हुआ। तो जो उसका एक्सपेंडिचर का जो प्लान रहा होगा, जो रेवेन्यू का जो प्लान रहा होगा, वो चेंज हो गया होगा। तो उसी तरीके से ये सरकार का क्या होता है, बजट जो होता है ये एक एस्टिमेशन होता है। तो 2016-17 में जरूरी नहीं कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो ही गए होंगे या सरकार के पास 62,000 करोड़ रुपए आ ही गया होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एस्टिमेशन है। तो ये एस्टिमेट किया गवर्नमेंट ने, तो खर्चा पिछले साल से कितना परसेंट ज्यादा कर रही है, 6%। इनकम पिछले साल से कितना हो रहा है, 5% एक्स्ट्रा हो रहा है। अब आप इन दोनों के बीच में देखो कितने का डिफरेंस है, 8,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। सरकार खर्च करना चाहती है 70,000 करोड़ रुपीस, सरकार के पास रेवेन्यू है सिर्फ और सिर्फ 62,000। तो बचा ये जो 8,000, इसको कहां से लाएगी, तो सरकार इसको क्या करेगी, कहीं से लोन लेगी। और लोन कहां से लेगी, बैंक वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, अदर फील्ड से जो है वो क्या करेगी, लोन जो है लेगी या फिर टैक्सेस जो है बढ़ा देगी। द अमाउंट डिसबर्स्ड इन द 2016-17 फॉर द एजुकेशन, और सरकार इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, एजुकेशन पे खर्च करेगी, रोड पर खर्च करेगी, ब्रिजेस पर खर्च करेगी, पेंशन पर खर्च करेगी, जो एजेड लोग होते हैं उनका पेंशन होता है ना, पेंशन वगैरह के लिए जो है खर्च करेगी, रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एंड मेडिसिन वगैरह के लिए, हॉस्पिटल्स वगैरह में, पब्लिक हेल्थ के लिए क्या करेगी, ये सब के लिए जो है सरकार जो है खर्च जो है करने वाली है। फोर, फूड एंड वेयर हाउसिंग हैज बीन कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, और सरकार ने इस, मतलब 2016, ये डेटा 2016-17 का है ना, तो मैं उसी के हिसाब से समझा रहा हूँ। सरकार ने उस साल क्या बोला कि फूड और वेयर हाउसिंग के फील्ड में हम लोग अपना जो खर्चा है वो क्या करेंगे, कम करेंगे करके। तो इस तरीके से ये सारा लेखा जोखा जो है विधानसभा में क्या करता है, सरकार जो है प्रेजेंट करता है। The sales tax collected for 2016-17 is estimated at 12,000 करोड़ रुपीस, और सरकार ये सोच रही है कि इस साल हमको सेल्स टैक्स से कितना पैसा मिलने वाला है, 12,000 करोड़ रुपए जो है मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है, सेल्स टैक्स। तो देखो सेल्स टैक्स क्या होता है,
जब भी कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाता है या आता है, या जब भी आप कोई सामान खरीदते हो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उस पर क्या करती है, एक टैक्स लेती है। जैसे मान लेते हैं कि तमिलनाडु में कोई सामान बना, मान लो तमिलनाडु में कोई सामान बना और वो छत्तीसगढ़ में बिकने के लिए आया, तो जब तमिलनाडु का सामान छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पहुंचेगा तो बॉर्डर पर क्या होंगे, छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ लोग खड़े होंगे, कस्टम ड्यूटी वाले होते हैं, इनकम टैक्स वाले होते हैं, कस्टम ड्यूटी वाले मतलब टैक्स डिपार्टमेंट वाले कुछ लोग खड़े होंगे और बॉर्डर पर खड़े होकर उस तमिलनाडु से आने वाले सामान को बोलेंगे कि पहले टैक्स दो, तब जाके तमिलनाडु तुम्हारा सामान कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाकर बिकेगा। तो इसको बोलते हैं सेल्स टैक्स। तो सेल्स करते समय जो टैक्स देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स टैक्स जो है हम लोग बोलते हैं। The government prepare and present the budget, but the विधान सभा plays an important role in approve it। देखो बजट जो प्रेजेंट करता है वो कौन करता है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है। जैसे अगर आज के डेट में हम लोग बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो 2020-21 का जो बजट है वो कौन पेश किया होगा, भूपेश बघेल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। लेकिन ये जो बजट है इसको सही करार देना है कि गलत कर देना है, इसमें विधानसभा का बहुत बड़ा रोल होता है। और विधानसभा में कांग्रेस के भी मेंबर हैं, बीजेपी के भी मेंबर है और अदर पार्टीज के भी क्या है, मेंबर है। तो इसको पास होना है या नहीं होना है वो विधानसभा जो है क्या करता है, डिसाइड करता है वोटिंग के थ्रू। The Constitution of India stipulates that the center budget should be presented by the to and the passed by the parliament। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक चीज क्लियर कर दी है कि सेंट्रल का जो बजट होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होगा वो पार्लियामेंट में पास होगा, और जो स्टेट का जो बजट होगा वो कहाँ पे पास होगा, विधानसभा में जो है पास होगा। अलग अलग क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग खर्चे होते हैं, डिफेंस पर खर्च करना है, पुलिस पर खर्च करना है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग खर्चे होते हैं, तो इसलिए सेंट्रल का बजट जो है पार्लियामेंट में पास होता है और स्टेट का बजट जो है विधानसभा में जो है पास होता है। The government have to get the approval of the parliament और विधान सभा for all taxes and expenditure। अब अगर सरकार ने बजट तो ले आया, लेकिन उस बजट को पास करने के लिए वहां या तो सेंट्रल का बजट है तो पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्टेट का बजट है तो उसको विधानसभा से जो है अप्रूवल जो है लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीज जो है हो पाएगी, सरकार खर्च कर पाएगी। अब आगे देखते हैं। The concept of parliamentary control of the budget is based on the fact that our country is a democracy in which the elected representative are given certain powers। अब देखो कोई भी बजट जो होती है उसको पार्लियामेंट से पास क्यों किया जाता है, इसका एक रीजन है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है इंडिया वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पार्लियामेंट में जितने भी लोग जाते हैं वो सब पब्लिक से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनको भी तो पता होना चाहिए कि सरकार कहाँ से कितना रेवेन्यू ला रहा है, कहाँ कितना खर्च कर रहा है, करप्शन तो नहीं कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली सरकार पर कंट्रोल करने के लिए ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड जो है की गई है। They would like proper utilization of the government revenues and an ethical and transparent system of the tax collection। मतलब डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में ये चीज किया गया है, क्या किया गया है कि जो सरकार के पास जो भी रेवेन्यू आ रही है वो एक सही तरीके से खर्च हो, इथिकल तरीके से खर्च हो, ट्रांसपेरेंट हो कि सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, जो टैक्स का कलेक्शन वो भी ट्रांसपेरेंट हो। द गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल टू द पीपल फॉर द बजट इट प्रेजेंट। और जो भी गवर्नमेंट बजट लेकर आ रही है उस बजट में इतना खर्चा करेंगे, इतना ये करेंगे, वो आंसरेबल होना चाहिए, मतलब पब्लिक को आंसरेबल जो है होना चाहिए। It should also be for the people's welfare and the should match with their aspiration। जो बजट ला रही है वो पब्लिक के वेलफेयर में होना चाहिए, उनके मतलब एस्पिरेशन जो जो चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए। The budget is a minor of the government's plans and thinking, hence the elected representative need to ensure that the government continues to pursue the path of the development and that does not stray from this goal। साथ ही साथ जो बजट में जो बातें की गई हैं, जो प्लान किया गया उसको अप्लाई भी करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे तरीके से अगर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एक प्लान रह जाएगा, वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट जो है नहीं हो पाएगा। तो बजट इस तरीके से बनाना चाहिए जिससे लोगों का इंप्रूवमेंट हो, हमारा कंट्री क्या हो, डेवलप हो, ऐसे फील्ड में खर्च हो जो है हमको करने चाहिए। The parliamentary budget session is an important part of the democratic process। The budget is discussed at the length over the several days before it's approved। ये जो पार्लियामेंट में जो भी बजट जो है हम लोग क्या करते हैं, लेकर आते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है।
जब बजट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, उस पर काफी लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, उसमें जो है डिस्कशन होता है, जिसमें कुछ बजट के बारे में बात किया जाता है कि आपने एजुकेशन के फील्ड में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है, ये सही नहीं है, आप इसको कम करो, आप डिफेंस के फील्ड में ज्यादा खर्चा करो, पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहा है, चाइना एग्रेसिव हो रहा है, तो अपने आर्मी पर ज्यादा खर्चा करो, ये खर्चा मत करो, ऐसे करके बहुत सारे डिस्कशन जो है होते हैं। द अपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस बाय डिबेटिंग, एनालाइजिंग एंड द गिविंग द कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑन द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट को सही करवाना या सही करना या सही मायने में अप्रूवल कराने में जो है अपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है होता है। अपोजिशन मतलब विपक्षी पार्टी, जैसे आज के डेट में सेंट्रल पर कौन है, बीजेपी की सरकार है, उसके अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि इस बजट में अच्छी चीजों को वो सपोर्ट करे और खराब चीजें जो पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है उसको क्या करे, वो क्रिटिसाइज करे और एक अच्छा बजट जो है पास करने में हेल्प करे। The common people can also directly demand that the government be answerable for the budget। अब ऐसा नहीं कि जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही सरकार को सजेस्ट करेंगे, जो आम आदमी है वो भी क्या कर सकता है, बजट के लिए अपना सजेशन जो है दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देकर समझाया है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द बजट प्रोसेस। बजट के प्रोसेस में किस तरीके से जो है लोगों का पार्टिसिपेशन जो है होता है। देखो, द गवर्नमेंट मेक्स मेनी प्रोमिसेस टू द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इलेक्शन प्रोसेस। जब इलेक्शन होने वाला रहता है तो पार्टियां जो होती है बहुत सारे क्या करते हैं, वादे करते हैं, जैसे हम आपको फ्री में 10,000 रुपए देंगे, एक साइकिल देंगे, एक मोबाइल फोन देंगे, ये इस तरीके से बहुत सारे प्रोमिसेस जो है किए जाते हैं। द बजट इज अ मीडियम टू फुलफिल इट्स पॉलिसीज इन द प्रोग्राम। और जो वादे इलेक्शन के समय किए जाते हैं उस वादे को पूरा करने के लिए बजट जो होता है ये एक अच्छा ऑप्शन जो है होता है, बजट के थ्रू अपने वादों को पूरा कर सकते हैं। If the budget provision are inadequate or if the required revenue is not answerable, these plan and program remains as mere promises। अगर सही तरीके से बजट पास नहीं हुआ, सही अमाउंट में रेवेन्यू अवेलेबल नहीं हुई, तो जो भी वायदे इलेक्शन के टाइम किए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस रह जाते हैं, इसके अलावा कुछ जो है नहीं रहते। इसीलिए सरकार हमेशा ऐसे प्रोमिसेस करती है जो बजट के थ्रू क्या कर सके, वो फुलफिल कर सके। अब आगे देखते हैं, राइट टू फूड कैंपेन फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एक एग्जांपल देकर आपको यहाँ पर बताया है दिल्ली का कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने वादा किया था इलेक्शन के टाइम, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया, तो वहां के लोगों ने किस तरीके से जो है पार्टिसिपेट जो है किया। सम एनजीओ मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन activities held a meeting with the Delhi government where they complained that by not including dal and oil in the public distribution system। आपको पता होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो चावल जो मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है मिलता है। तो वहां के कुछ एनजीओ ने क्या क्या सरकार को बोला कि जो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो भी सामान दे रहे हो उसमें दाल और ऑयल जो है क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। डिस्पाइट इट बीइंग वन ऑफ द इट्स इलेक्शन प्रोमिसेस वाज नॉट करेक्टेड। और ये चीज जो है ऑयल और दाल की जो बात है वो इलेक्शन के टाइम की गई थी लेकिन अभी फुलफिल नहीं किया जा रहा है। दे पॉइंटेड आउट दैट मेनी स्टेट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड दाल एंड ऑयल थ्रू द पीडीएस सिस्टम। और वहां के लोगों ने ये भी बोला कि ऑलरेडी कुछ स्टेट्स के ऐसे लोग हैं जो कि पीडीएस के थ्रू क्या कर रहे हैं, दाल और ऑयल को सप्लाई जो है कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये नहीं कर रही है। The activities also pointed out that the government had discontinued the public audit held every Saturday and stopped sending SMS alert giving information on the when the ration would reach the fair prices shop। पब्लिक के एनजीओ के लोगों ने ये भी बात कही कि जिस तरीके से पहले हर शनिवार को क्या होता था, ऑडिटिंग होता था कि कितना सामान आया, कितना चावल आया, कितना दाल आया, कितना गया, ये अब बंद हो गया है। साथ ही साथ पहले क्या होता था कि अगर राशन अगर पीडीएस सेंटर में आ गया है तो लोगों के पास मैसेज पहुंच जाता था कि पीडीएस का सामान आ गया है, आप यहां से ले लो। अब वो भी मैसेज जो है लोगों के पास जो है नहीं पहुंच रहा है करके। The center of demand there represented to the Delhi government including a demand to provide daily midday meals for the children or the supply eggs, breads and the milk to the आंगनबाड़ी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इलेक्शन के टाइम तो ये भी बोला गया था कि जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे होंगे उनको मिड डे मील दिया जाएगा, स्कूल के बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा, एग्स दिया जाएगा, ब्रेड दिया जाएगा, मिल्क दिया जाएगा आंगनबाड़ी में। ये चीज अभी भी नहीं हो रही करके वहां के लोगों ने कंप्लेन किया।
The charter also highlighted that the right of the mothers remain to be implemented in the all the district of the Delhi. साथ ही साथ ये भी बोला गया था, ये भी हाईलाइट किया गया था इलेक्शन के टाइम कि जो भी मदर्स जो प्रेग्नेंट होंगी उनके लिए कुछ हेल्प किया जाएगा, कुछ पैसे वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाएंगे, वो भी नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेटिंग मदर्स शुड बी गिवन 6,000 रुपीज एज देयर maternal rights under the article 4 of the National Food Security Act। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये भी घोषणा की गई थी कि जो जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, जो कि लैक्टेशन पीरियड में चल रहे हैं, लैक्टेशन पीरियड मतलब जब बच्चा मदर का क्या करता है, मिल्क पीता है, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो सरकार ने यह प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होगी या जब उसका बच्चा लैक्टेशन पीरियड में होगा तो सरकार जो है क्या करेगी, 6,000 रुपीज जो है देगी, लेकिन वो भी अभी नहीं दे रही है करके। और ये जितनी भी बातें हैं ये 2016-24 मार्च में द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी हुई बात से लिया गया है। तो इस तरीके से लोग जो है क्या करते हैं, वहां पर पार्टिसिपेशन जो है करते हैं। अब आगे देखते हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको क्या करना पड़ता है, किसी चीज को खरीदने के लिए पे करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स। और आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत सारे फॉर्म्स में क्या करते हो, सरकार को जो है टैक्स जो है देते हो। द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्स। सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो इनकम का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, टैक्स होता है। द गवर्नमेंट लेवीज डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस टू कलेक्ट रेवेन्यूज। सरकार अलग अलग तरीके से क्या करती है, टैक्सेस जो है लेती है। जैसे आपने इसके कुछ के बारे में सुना होगा, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जीएसटी के फॉर्म में लेता है, इनकम टैक्स के फॉर्म में लेता है। दीज टैक्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब अगर हम लोग टैक्सेस सरकार कितने तरीके से लेती है, अगर इसको समझने के लिए हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो दो तरीके से सरकार जो है टैक्स लेती है। एक तो डायरेक्ट टैक्स लेती है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है लेती है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब नहीं कि पैसा किसी दूसरे से लेगा, पैसा आप ही से लेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में लेगा। अब कैसे इनडायरेक्ट वे में लेगा, देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर चार्ज ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पर लगते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगते हैं। यू वुड हैव सीन द अलोंग साइड द प्रिंटेड मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपने जब कोई सामान खरीदा होगा तो वहां पर लिखा होगा कि एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स इन रिटर्न इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। साथ ही साथ लिखा रहता है, जैसे एमआरपी, मान लो किसी प्रोडक्ट में लिखा हुआ है एमआरपी 100 रुपए, तो उसके नीचे क्या लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सारे टैक्सेस को मिलाकर जो है इतना एमआरपी इसका बना है। मतलब वो सामान मैक्सिमम 100 रुपए में बिकेगा, उससे ज्यादा में नहीं बिकेगा, क्योंकि उस 100 रुपए में सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है। इट मीन्स दैट द प्राइस इंक्लूड टैक्सेस, उसमें टैक्सेस जो है इंक्लूडेड है। Similarly, for the most services like telephone or mobile phone services, the price that consumer pay include taxes। साथ ही साथ अगर आप टेलीफोन का रिचार्ज कराते हो, मोबाइल फोन का रिचार्ज कराते हो, तो उसमें भी आपको टैक्सेस जो है क्या कर दिया जाता है, लिया जाता है आपसे, लेकिन आपको पता नहीं चलता। जैसे अगर आप जियो में रिचार्ज करा रहे हो 199 का, तो आपको क्या लगता है कि 199 हम लोग अंबानी को दे रहे हैं, मुकेश अंबानी को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस 199 में बहुत सारा अमाउंट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, काफी सारा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है जाता है, तो सारे टैक्सेस मिलाकर ये 199 रुपीज जो है बनता है। क्लियर है ये चीज। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कैसे लगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट टैक्सेस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। Let us look at the example of sale of television to see how the taxes add up to the price। किस तरीके से टैक्सेस जो होती है वो प्राइस को क्या करती है, बढ़ा देती है, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे टीवी का और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। सपोज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ टेलीविजन सेट इज 10,000 रुपीज। मान लो एक टीवी बनाने का जो खर्चा है वो कितना आता है, टोटल मिलाकर 10,000 खर्च आता है। दिस इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। इस 10,000 रुपए में क्या है, उसका प्रॉफिट भी जो है इंक्लूडेड है। एट द टाइम ऑफ सेल द कंपनी पेस अ टैक्स ऑफ रुपीज 1800। लेकिन जब कंपनी बेचती है इसको तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, 1800 रुपए का टैक्स जो है पे करना पड़ता है। किसको, सरकार को जो है उस टीवी पर जो है पे करना पड़ता है। तो देखो कंपनी ने अपने प्रॉफिट मिलाकर उसको कितना में बेचने की कोशिश की, 10,000 में। सरकार आई, उसने बोला कि आपने सामान का प्रोडक्शन किया, आपने टीवी बनाए, हमको 18% टैक्स दो। तो 18% टैक्स मतलब कितना हो जाएगा, 1800 रुपए टैक्स हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, देखो 11,800 रुपीज होगा। तो देखो ये जो टैक्स है इसको सरकार ने लिया किससे, उस मैन्युफैक्चरर से लिया। लेकिन जब आप टीवी खरीदने जाओगे ना मार्केट में, तो आपको ये 10,000 में नहीं मिलेगा, ये 10,000 में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कितना मिलेगा, 11,800 में जो है आपको मिलेगा। तो देखो 10,000 तो उसने पहले बताया था,
1800 रुपए कंपनी ने सरकार को पे किया और उसी 1800 रुपए को बाद में उसने आपसे ले लिया। तो मतलब आपने उस 1800 रुपए का जो टैक्स था उसको किसने पे किया? क्या कंपनी ने पे किया? नहीं, उसको आपने पे किया। बस पे करने का जो तरीका था वो क्या था? डिफरेंट था। वो पहले 1800 रुपीज पहले कंपनीज ने सरकार को पहले दे दी थी, मतलब पहले ही उसने सरकार को बोला था कि इस टीवी पर मैं टैक्स तुमको देता हूं और मैं जितना टैक्स दिया इसको मैं कंज्यूमर से ले लूंगा, और वो कस्टमर से उतना टैक्स क्या करता है? वसूल लेता है। तो ये जो टैक्स है ये इनडायरेक्टली आपने किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। बीच में मीडिएटर कोई और था, कंपनी थी, लेकिन आपने टैक्स सरकार को दिया। तो ये क्या कहलाता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो टैक्स की जो प्राइसेस जो होती हैं, जब वो बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है, तो किसी चीज की प्राइस जो है किस तरीके से जो है बढ़ने लगती है। ठीक है। या हम लोग एक चीज करते हैं, इस छोटा सा है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, द प्रोपोर्शन अर्न्ड एज अ प्रॉफिट एंड द टैक्सेस पेड वुड वेरी फ्रॉम वन गुड्स टू द अनदर। कितना टैक्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, उस बात पर डिपेंड करता है कि वो सामान हमको कितना सस्ता मिलेगा या कितना महंगा मिलेगा। हर टाइप के सामान का जो टैक्स रेट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट मोस्ट गुड एंड सर्विस कैरी एन एलिमेंट ऑफ द टैक्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्राइस। जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी गुड्स जो होती हैं, उन पर जो टैक्स लगता है वो अलग अलग लेवल्स पर जो है लगता है। कैसे? देखो, while all taxes on goods and services add to price, taxing certain goods and services rises the overall prices more। अब हर लेवल पर टैक्स लगते जाता है, लगते जाता है, लगते जाता है, तो फिर जब वो पूरे के पूरे टैक्स जब फाइनल प्राइस में ऐड हो जाते हैं तो किसी सामान की प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक साइकिल मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी वो साइकिल बनाना चाहती है, तो साइकिल बनाने के लिए उसको सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा। तो उसने क्या किया? आयरन रॉ मटेरियल खरीदा। तो जब वो खरीदेगा तो सरकार यहाँ पर बोलेगी कि आप सामान खरीद रहे हो भाई, मतलब ये बेचने वाला है। मान लो ए जो है रॉ मटेरियल बेचने वाला है और बी जो है रॉ मटेरियल खरीदने वाला है। तो जब ए रॉ मटेरियल बेचेगा तो सरकार बोलेगी कि आप सामान बेच रहे हो, हमको 18% टैक्स दो। तो ए क्या करेगा? 18% टैक्स सरकार को दे देगा। लेकिन जब वो अपना सामान बेचेगा तो उसमें अपना पैसा क्या कर लेगा? वापिस ले लेगा। जैसे मान लो ये 100 रुपए का सामान था, ये 100 रुपए में बेचना चाहता था, लेकिन सरकार ने बोला कि 100 रुपए में नहीं, हमको 18% टैक्स दो, मतलब 100 का 18% मतलब 18 रुपए तुम एक्स्ट्रा दोगे हमको। तो इसने क्या किया? ए ने सरकार को 18 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। लेकिन ये जो 18 रुपए जो दिया, इसको कहां से ले लेगा? वो बी से ले लेगा। ठीक। अब ये बी पहुंच गया स्टील बनाने के लिए। अब मान लो साइकिल बनाने के लिए स्टील भी तो चाहिए, तो स्टील की भी प्राइस बढ़ गई। तो स्टील के प्राइस पर 18 रुपए इसको टैक्स देना पड़ा। फिर उसके बाद सीट पर भी 18 रुपए देना पड़ा। फिर अलमीरा बना, उस पर भी 18% टैक्स देना पड़ा। अगर अलमीरा बनाओगे तब भी टैक्स लगेगा ना। ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ से एक प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अलमीरा बनेगा। उसी तरीके से आयरन, स्टील, इससे रॉड बनेंगे, रॉड पर भी टैक्स देना पड़ेगा, तब जाकर फाइनली साइकिल बनेगा। तो देखो यहाँ पर 3 जगह पर हमको क्या करना पड़ रहा है? टैक्स देना पड़ रहा है। एक तो रॉ मटेरियल पर, एक स्टील पर, एक रॉड पर। तो हर जगह का टैक्स को मिलाकर जब हम लोग बेचेंगे तो साइकिल की प्राइस कितनी हो जाएगी? इन टैक्सेस को मिलाकर इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी भी चीज की जो प्राइस इंक्रीज होती है उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसको बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगा है उस रॉ मटेरियल पर आप क्या करते हो? टैक्स जो है प्रोवाइड जो है करते हो। तो और ये सारा का सारा टैक्स इनडायरेक्टली कंज्यूमर से जो है लिया जाता है। तो तभी किसी चीज की प्राइस जो है बढ़ती है। तो टैक्स बढ़ेगा तो चीजों की प्राइस जो है ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कैसा लगा वीडियो को बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।